यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। दोपहर के 2 बज चुके हैं। वक्त है गंगा दोपहर का। शुरुआत गोंडा की खबर के साथ, जहां जिला अस्पताल से संवेदनहीनता की तस्वीर सामने आई है। अस्पताल परिसर में जमीन पर एक मरीज पड़ा रहा। घंटों जमीन पर ही ये मरीज पड़ा रहा और घंटों तक इसे अस्पताल से कोई स्ट्रेचर नहीं मिला। अस्पताल कर्मियों ने भी कोई मदद नहीं की। लोगों की मदद से मरीज पति को अस्पताल लेकर पहुंची पत्नी। तो ये संवेदनहीनता की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये गोंडा जिला अस्पताल की तस्वीर है, जहां एक मरीज जमीन पर पड़ा तड़पता रहा, लेकिन उसे स्ट्रेचर नहीं मिला। आखिर में बेबस पत्नी लोगों की मदद से उसे अस्पताल लेकर पहुंची। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि गोंडा में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है। सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन उन लाख दावों का जमीन पर क्या होता है वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। और इसीलिए कहा जा सकता है कि गोंडा में स्वास्थ्य सुविधाएं खुद स्ट्रेचर पर हैं। यही वजह है कि जरूरतमंदों को, जो मरीज हैं, उनको समय पर इलाज तो छोड़ दीजिए, अस्पताल ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिल पाता है। और हमारे संवाददाता कृष्णा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, जरा समझाइए क्या ये पूरा मामला है, क्यों स्ट्रेचर नहीं मिल पाया मरीज को? जी प्राची, जिस तरीके से तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि जो महिला है वो अपने पति को एक्सरे कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंची थी, जहां पर वो घंटों तक वो जो उसका पति जमीन पर पड़ा रहा, वहां पर कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं आया, स्ट्रेचर भी नहीं मिल पाया। फिर लोगों ने, स्थानीय जो लोगों ने किसी तरीके से स्ट्रेचर लेके आए, उसको वहाँ पे उसको जो पेशेंट था उसको लादे बिठाए। उसके बाद जो महिला है वो खुद कुल मिला के अपने स्ट्रेचर को खींचते हुए एक्सरे वार्ड पर ले गई। इसके बाद उसका एक्सरे हो पाया। तो कहीं ना कहीं जो भी स्ट्रेचर के जो स्वास्थ्यकर्मी रहते हैं उनकी लापरवाही सामने आई है। और किसी भी जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी तमाशा भी रहे, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई नहीं किया। लेकिन उसके बाद एक युवक आया, उसको युवक पेशेंट को स्ट्रेचर में लादने के बाद महिला स्वयं उसको लेकर गई। बिल्कुल कृष्णा, और इसीलिए सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कब स्ट्रेचर पर पड़े स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा। शुक्रिया आपका कृष्णा तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर गोरखपुर से, जहां बाल बाल बच गए सांसद रवि किशन। जी हां, कुर्सी से नीचे गिरे सांसद रवि किशन। छठ कार्यक्रम में रवि किशन का सम्मान हो रहा था और अब गिरते हुए उनका वीडियो भी वायरल हो गया है। ये देखिए, उस कार्यक्रम की तस्वीरें हैं और अब ये बैठ रहे हैं और बैठते बैठते कुर्सी से नीचे गिर गए रवि किशन। तस्वीरें आपके सामने हैं। बाल बाल बचे गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन। दरअसल छठ कार्यक्रम में उनका सम्मान हो रहा था, वो मंच पर विराजमान थे और सम्मानित होने के बाद जैसे ही वो कुर्सी पर बैठने लगे, नीचे गिर गए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छठ कार्यक्रम में रवि किशन पहुंचे थे, वहां उनका सम्मान हो रहा था, लेकिन जब वो फिर से अपनी चेयर पर बैठने लगे तो नीचे गिर गए, यानी चेयर से नीचे गिर गए। हालांकि गनीमत ये रही कि इन सब में सांसद रवि किशन को कोई चोट नहीं आई है, ये जरूर राहत की बात है। और अब खबर वाराणसी से, जहां लोगों ने वार्ड 79 के पार्षद को बंधक बना लिया। सीवर पानी की समस्या को लेकर बंधक बनाया गया है। लगातार मांग के बावजूद सीवर लाइन दुरुस्त नहीं कराई गई थी। गुस्साए लोगों ने पार्षद को बंधक बनाकर जमकर नारेबाजी की। सीवर के मैनहोल के ऊपर पार्षद को बांध दिया। ये देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें इस बात का नतीजा है कि जो यहाँ पर सुविधाएं हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि जनता का गुस्सा अब बढ़ चुका है और उन्होंने ये तरीका निकाला अपना मैसेज, अपना संदेश पहुंचाने के लिए नगर पालिका तक, ताकि उनकी जो ये समस्या है वो दुरुस्त हो पाए। आप देखिए कितनी मुश्किल यहाँ पर रहने वाले लोगों को होती होगी, क्योंकि आपकी जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। और अब बात बलिया की कर लेंगे, जहां लोहापट्टी रोड पर 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। इमारत में लखानी के शोरूम में आग लगी। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी फैल चुकी थी, कितना विकराल रूप ले चुकी थी। आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर आग किन कारणों की वजह से लगी, लेकिन ये 4
मंजिला इमारत है जिसमें आग लगी और देखते ही देखते आग बढ़ती गई। हालांकि 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। आग किन कारणों की वजह से लगी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और अगली बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, जहां माफिया ब्रजेश सिंह को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट से ब्रजेश सिंह को जमानत नहीं मिली है। ब्रजेश पर अंसारी और उसके काफिले पर हमले का आरोप है। अभी वाराणसी जेल में बंद है ब्रजेश सिंह, जिसे हाईकोर्ट से झटका लगा है। माफिया ब्रजेश को झटका लगा है। ब्रजेश पर अंसारी और उसके काफिले पर हमला करने का आरोप है और अभी ब्रजेश सिंह वाराणसी में बंद है। हाईकोर्ट से ब्रजेश सिंह को जमानत नहीं मिली है, यानी कोई राहत नहीं मिली है और अभी भी ब्रजेश सिंह को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने जमानत नहीं मंजूर की है ब्रजेश सिंह की। और अब बात ताजनगरी आगरा की, जहां कमला नगर में शुक्रवार को दिन दहाड़े डॉक्टर निशा सिंघल की हत्या और लूटपाट करने के आरोपी शुभम पाठक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रात 12:30 बजे उसे कालिंदी विहार 100 फुटा रोड पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। उसके दाएं पैर में गोली लगी है। उसके पास से लूटी गई रकम और जेवरात बरामद हुए हैं। बता दें कि कमला नगर की कावेरी कुंज कॉलोनी में शुक्रवार दोपहर लगभग 3:30 बजे टीवी रिचार्ज करने के बहाने से आए युवक ने डॉक्टर निशा सिंघल की चाकू से गर्दन रेतकर हत्या के बाद लूटपाट की थी। आरोपी ने डॉक्टर की बेटी और बेटे को भी गर्दन पर चाकू मारकर घायल कर दिया था। डॉक्टर के सामने वाले घर में लगे सीसीटीवी से आरोपी की पहचान की गई। आरोपी का सीसीटीवी सामने आने के बाद ही उसे पकड़ा जा सका। डॉक्टर निशा सिंघल की जिस तरीके से केबल ऑपरेटर शुभम पाठक ने हत्या की है, उसके बाद कॉलोनी के लोगों में दहशत है, वो गमजदा हैं। इसके साथ ही उनमें इस बात को भी लेकर दहशत है कि अगर कोई भी अनजान व्यक्ति उनके घर में आता है तो किस तरीके से उससे अपने आप को सतर्क रखना है। आप जो घर देख रहे हैं ये डॉक्टर निशा सिंघल का है और जिस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें करीब 3:45 बजे डॉक्टर निशा सिंघल के घर पे हत्यारोपी शुभम पाठक पहुंचता है और उसके बाद वो जाकर अंदर ऐप डाउनलोड करने लगता है। दरअसल टीवी रिचार्ज ख़त्म हो जाता है निशा सिंघल का, इसलिए पिछले कई दिनों से टीवी नहीं चल रही थी, इसलिए निशा सिंघल ने शुभम पाठक को बुलाया था। वो केबल ऑपरेटर था और ऐसे में वो आकर कहता है कि वो जल्द ही इस पूरी बीमारी को ही ख़त्म कर देगा और ऐसे में वो ऐप डाउनलोड करते करते वो चाकू निकालता है और निशा सिंघल की गला रेत कर हत्या कर देता है और उसके बाद वो उनके दोनों बच्चों पर भी प्रहार करता है, जिसमें वो भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसी दरमियान वो वहाँ काफ़ी वक्त गुजारता है और उसके बाद वो अपने हाथ पैर धोता है, कूद होता है और उसके बाद वो यहाँ से करीब घंटे रहकर चला जाता है। इसी दरमियान डॉक्टर निशा अपने पति को फ़ोन करती है और उस पूरी घटना की जानकारी देती हैं, लेकिन चूँकि काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका होता है और ऐसे में डॉक्टर निशा का काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका होता है और उनके जो पति, चूँकि जो रवि हॉस्पिटल दिल्ली गेट में सर्जन हैं, लेकर जाते हैं, तब तक उनकी मौत हो चुकी होती है। इस घटना के बाद लोगों में ज़बरदस्त दहशत है और वो गमज़दा हैं। इसके साथ ही वो चिंतित हैं कि इस तरह की घटनाएँ अगर और होने लगी तो ऐसे में किस पर भरोसा कर पाना मुमकिन होगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। मेरे पास उनकी सिस्टर का फ़ोन आया था। वो कह रही थी आप दीदी के घर जाके देखो कि उनके घर कोई अटैक हुआ है। कहाँ रहती हैं उनकी सिस्टर? उनकी सिस्टर अहमदाबाद में रहते हैं। वहाँ से मुझे फ़ोन आया क्योंकि उनके पास मेरा नंबर था और किसी का नंबर नहीं था, तो मेरी फ्रेंड थी इसलिए उसने मेरे को फ़ोन किया। तो मैं अंदर आई तो यहाँ खून बिखरा हुआ था, तब तक पुलिस भी आ चुकी थी। तो निशा जी से लगातार आप कांटेक्ट में रहते होंगे? हाँ, 2-3 दिन पहले एक्चुअल में हम लोग बाहर खड़े होकर भी ऊपर से नीचे बात करते हैं, बच्चे हेलो हाय भी करते हैं, तो रोज आना ही रहता था। अभी 2-3 दिन के लिए वो गई हुई थी, तब नहीं हुआ उसको। शुभम पाठक जो केबल ऑपरेटर, क्या आप उसको परिचय में हैं आपके? नहीं, मेरी परिचय में नहीं है क्योंकि हम लोगों ने नहीं उसका। कई सालों से वो डॉक्टर निशा वो इधर आता था, वो सब जानते हैं कि इधर आता था, लेकिन हमारे टच में नहीं है क्योंकि हम लोगों ने दूसरा केबल लगा रखा है, उसने दूसरा केबल लगा रखा है। इस घटना के बाद आप अपने जो रोजाना किस पर भरोसा कर पाएंगे? किसी पे भी नहीं कर पाएंगे। अनिल अग्रवाल नाम है मेरा, वैसे मैं कॉलोनी का प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरे हिसाब से कुछ ऐसा होना चाहिए इस घटना के बाद में, ऐसा लगता है कि जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों की एक आईडी वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएट किया जाए या उनका रिकॉर्ड जो है वो पुलिस में होना चाहिए, ताकि जो है
मतलब कोई भी आदमी घर में ऐसे लोगों को प्रवेश देने से पहले वो आईडी चेक कर सके कि भाई ये जिम्मेदार आदमी है, क्योंकि कोई भी आदमी जो है इस तरह की वारदात करके चला जाता है और घर के अंदर आप जानते हैं लोकल पुलिस स्टेशन पर कुछ, हाँ, कोई मेंटेनेंस ऐसी होनी चाहिए ताकि जो है जो भी आदमी जिसको हम एंट्री दे रहे हैं हमें पता लगे कि हाँ इसका रिकॉर्ड अच्छा है और ये जो है जेन्युइन बंदा है। क्योंकि ऐसे तो कोई भी आदमी, होता भी यही है कि हम कोई भी आदमी मैकेनिक बन जाता है और हम उसको जो है जब 2-4 बार वो आता जाता है तो हमें उस पर विश्वास हो जाता है और हम उसको जो है अंदर एंट्री कर देते हैं। अब हमें क्या मालूम कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये प्लानिंग पहले से लेके चल रहे होते हैं। है न शुभम, जिसकी मुठभेड़ में इसकी अरेस्टिंग भी हुई है। इसके न पास से जो भी न की चीज़ें इसने लूट के माध्यम से उसके बैग में थी, सारी चीज़ों की रिकवरी भी उसमें हुई है। वेपन भी उसमें, जो हत्या का जो आला कत्ल है वो भी उसमें बरामद हुआ है। और ये व्यक्ति जो है इस फैमिली को लगभग 1.5-2 साल से जानने वाला था। उनके टीवी का रिचार्ज और रिपेयरिंग वगैरह सारी चीज़ें ये व्यक्ति उनके घर पे जाके करता था। उसी विश्वास से ये व्यक्ति कल भी घर में घुस आया था कुछ टीवी का रिचार्ज करने के बहाने से। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, जहरीली शराब से हो रही मौतों से जुड़ी हुई बड़ी खबर एसीएस होम अवनीश अवस्थी के हवाले से खबर मिल रही है। जहरीली शराब बनाने के दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी, आरोपियों की संपत्ति सीज करेगी यूपी सरकार, दोषियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करेगी सरकार। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, ये बड़ा कदम सरकार की तरफ से ताकि नकेल कसी जा सके उन तमाम दोषियों पर जो मौत बेचते हैं शराब के रूप में। देखिए, पिछले कुछ दिनों की अगर बात कर ले, हम हफ्ते भर की बात कर ले, तो पहले लखनऊ में 6 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। फिर इसी तरीके से मथुरा में भी एक मामला सामने आया, प्रयागराज में भी 6 लोगों की मौत हुई है, फतेहपुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया। तो लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है उत्तर प्रदेश में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, चाहे प्रयागराज की बात करें या लखनऊ की बात करें, सरकारी जो शराब के ठेके होते हैं वहां से लोगों ने शराब खरीदी थी और उसको पीने से उनकी मौत हुई। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो सरकारी ठेके हैं वहां पर भी जहरीली शराब बिक रही है। हालांकि अपर मुख्य सचिव गृह की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि जो भी दोषी होंगे उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब सत्ता में बीजेपी आई थी 2017 में, उसने कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया था और जो जहरीली शराब से मौत की सजा का प्रावधान जोड़ा था, यानी फांसी की सजा का प्रावधान कैबिनेट में लाकर जोड़ा था। 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, किसी को ऐसे मामले में फांसी नहीं हुई है और तकरीबन हम कहें तो तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों की अलग अलग जिलों में मौत हो चुकी है। अब इस तरह का बयान अब एसीएस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम संपत्ति को कुर्क करेंगे। जब मौत की सजा का प्रावधान है, फांसी की सजा का प्रावधान है, उससे बड़ी तो कोई सजा नहीं है। लेकिन 3.5 साल में क्या कार्रवाई की, क्यों इतना वक्त लगता है? अगर आपने कैबिनेट में ले जाके कोई प्रस्ताव पास किया, देखिए यही सवाल खड़ा होता है कि पहले आप खुद ये कानून लाते हैं कि फांसी दिया जाएगी और उसके बाद फिर संपत्ति कुर्क करने की बात की जाती है, लेकिन उसके बावजूद कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर नोएडा से, जहां शादी में अब सिर्फ 100 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। कोरोना को लेकर यह फैसला लिया गया है। पहले 200 लोगों को जाने की इजाजत थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, उसको लेकर यह अहम फैसला नोएडा प्रशासन की तरफ से लिया गया है। नोएडा डीएम सुहास एलवाई ने ये आदेश जारी कर दिया है। चूंकि नोएडा से सटे दिल्ली में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसलिए एहतियातन नोएडा प्रशासन भी अब बड़े कदम उठा रहा है ताकि कोरोना को रोका जा सके। रविंद्र जैन हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, शादी को लेकर फैसला ले लिया गया है, आगे और भी कुछ अहम फैसले देखने को मिल सकते हैं कोरोना के रिगार्डिंग? जी प्राची, बताना चाहूंगा जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव के मामले एकदम से उछाल आया, लगातार कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज थे वो बढ़े। दिल्ली से सटे जो ग्रेटर नोएडा में जो है लगातार ये जो आंकड़े थे लगातार बढ़ रहे थे। पहले जो प्रशासन ने लॉकडाउन के बाद एक कोविड-19 के चलते एक नियम लागू किया गया था कि 200 लोग ही जो है
शादी समारोह जो भी होंगे आउटडोर इंडोर, तो उसमें 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। लेकिन अभी जो आंकड़े जिस तरह से बढ़े हैं, जिसमें डेथ जो रेशियो है वो भी ज्यादा बढ़ गया है, तो उसी को लेके जो जिलाधिकारी डीएम स्वास्थ्य एलवाई ने एक आदेश जारी किया है। अभी जितने भी जो कार्यक्रम होंगे उनमें सिर्फ 100 लोग ही जो शामिल हो सकेंगे, वो सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ही अहम फैसला है ताकि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को नोएडा में रोका जा सके। शुक्रिया आपका रविंद्र तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जहरीली शराब को लेकर ये बड़ा कदम जरूर एसीएस होम ने उठाया है, लेकिन फिर भी सवाल कई हैं। हम आपको पिछले दिनों जहरीली शराब से हुई लोगों की मौतों से जुड़े 4 मामलों को दिखा रहे हैं, जहां जहरीली शराब पीने से लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में आज यानी 21 नवंबर को जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की जान चली गई, तो वहीं हापुड़ के ब्रजघाट में अब तक 11 लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। लोग मौत की वजह जहरीली शराब पीना बता रहे हैं। बात करें फिरोजाबाद की, तो फिरोजाबाद में 17 नवंबर को शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं मथुरा में भी 14 नवंबर को जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यानी लगातार जहरीली शराब, अवैध शराब लोगों की जिंदगियां लील रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सीएम योगी एक्शन में जरूर नजर आ रहे हैं और वो कार्रवाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि उन कार्रवाइयों का जो असर है वो जमीन पर नजर क्यों नहीं आ रहा है और जगह जगह बिकती इस मौत को क्यों नहीं रोका जा रहा है। और अगली खबर लखनऊ से, जहां बाइक बोर्ड घोटाले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। संजय भाटी और बीएन तिवारी का निवेशक दिनेश पांडे गिरफ्तार किया गया है। दिनेश ने जेनिथ टाउनशिप समेत कई कंपनियां अपनी निवेश की थी। कई कंपनियों में दिनेश ने बाइक बोर्ड का पैसा लगाया था। नोबल कोऑपरेटिव बैंक में भी पैसा जमा कराया था। ईओडब्ल्यू ने दुबई से लौटते ही दिल्ली एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो जिस तरीके से बाइक बोर्ड घोटाला सामने आया था, उसमें एक और बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। घोटालेबाज संजय भाटी का निवेशक दिनेश पांडे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपनी कई कंपनियों में बाइक बोर्ड की रकम को इन्वेस्ट किया था। दुबई से लौटते ही उसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ा कदम, ये बड़ा कामयाबी से कहा जा सकता है, क्योंकि बाइक बोर्ड घोटाला जिस तरीके से सामने आया था उसने सबके होश उड़ा दिए थे और अब इसमें लगातार जो गिरफ्तारियों का दौर है वो जारी है।